तो आज हम आपके लिए फिर से आ गए क्लास 11th का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए। ये सब चीज़ें को हम पढ़ा दिए थे भारत की स्थिति के बारे में। अब इसका आकार जो है उस आकार को हम पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल्स में। इसमें कह रहा है कि भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आकार है। आकार के अनुसार से जैसे देख लो कि नदी आता है तो भारत में ऊंचे पर्वत है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ हैं। अब अगर तुम आगे के एग्जाम की तैयारी करते हो, बीपीएससी बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, तो उसमें ये गंगा के बारे में पूछेगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सबसे ज़्यादा दो नदी है, उसके बारे में बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करके थोड़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर से हम इस टॉपिक पर आएंगे। तो देखिए, भारत में कह रहा है कि प्रमुख 4 नदी प्रणालियाँ हैं। ठीक है, और 4 नदी प्रणालियाँ में अपवाह तंत्र है, यानी उत्तरी भारत में सिंधु, उत्तरी मध्य भारत में गंगा, उत्तरी पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ विस्तृत नदी प्रणाली का ये क्या करती है, निर्माण करती है। इसका एक पिक्चर जो था वो हम नीचे लिए हुए थे। ठीक है, ये पिक्चर इसका आता ये। ठीक है, तो कौन से नदी कहाँ पर है वो यहाँ पर डिनोट किया। गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ठीक है, रवि है, चेनाब है, हर नदी के बारे में दिया हुआ है। तो अभी हम गंगा के बारे में जान लें, क्योंकि गंगा के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में देखें। यह उत्तराखंड भारत में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले 2525 किलोमीटर बहती है। अगर इसी लाइन को अगर हम इसे निकलती है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कॉपी करके थोड़ा गूगल पर ले चलते हैं और गूगल पर हम इसको सर्च करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो आप देख लीजिए। अब देखो, नेट शायद बंद है, एक मिनट, नेट बंद हो गया है कार्य। हाँ खुले है, रुको खोल दे। तो यहाँ से ये निकल करके आया। ठीक है, इसका मैप इमेज देखोगे, इमेज, तो यहाँ से तुम देखो कि कहाँ से निकलता है। ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इस पिक्चर को हम इसमें कॉपी करके थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल्स में चलते हैं। तो चलिए हम इसको नीचा करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, जितना हो सके डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अब ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है, ये देख रहे हैं ना कितना, ये इसका पिक्चर देख लीजिए। 30 किलोमीटर में फैला है गंगोत्री ग्लेशियर। पूछेगा कि गंगोत्री ग्लेशियर कितने दूर में फैला हुआ है, तो ये 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में 15 मीटर सालाना पिघल रहा है। क्या पिघल रहा है, बर्फ पिघलता रहता है। 50 सालों में 15% सिकुड़ा ग्लेशियर, यानी कि 50 साल में ये 15% जो है ग्लेशियर जो था ये अब सिकुड़ चुका है। ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल्स में देखोगे तो ये चीज़ सब तुमको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, अगला है चतुरंगी और रक्तवर्ण भी तेजी से पिघल रहा है यहाँ पर इस भाग में। 300 छोटे बड़े ग्लेशियर से मिलकर बना गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 300 छोटे बड़े ग्लेशियर से मिलकर के हिमानी पर्वत जो वगैरह होता है बर्फवाला, उससे मिलकर के बना है। 1935 से 1976 तक गोमुख ग्लेशियर 755 मीटर पीछे सरका है। उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट के बारे में भी कह रहा है कि कुछ धंस रहा है कि नहीं। तो ये सब के बारे में यहाँ पर तुम देखे हो। अभी हम इसके नदी के बारे में देखें तो नदी में अगर तुम देखो तो अलग अलग तुमको यहाँ से जो सीमांत है जहाँ से निकलता है उसके बारे में यही से निकलता है। ठीक है, यहाँ पर तुम अलग अलग पिक्चर तुम देख सकते हो जहाँ से ये निकलता है। तो ये बर्फ जब पिघलता है तो वही इसको बोला गया है। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब जो है इसका उद्गम स्थल है जहाँ से ये निकलता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें के बारे में तुमको बताया जाता है। अब अगला जो पॉइंट है, अब हम अगला पॉइंट चलते हैं फिर से। ठीक है, ऊपर की तरफ। ऊपर में हम सबसे पहले गंगा के बारे में थोड़ा बढ़िया से डिटेल्स में जानकारी ले लें। यह उत्तराखंड भारत में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले 2525 किलोमीटर यानी 1569 मील बहती है। ठीक है, गंगा नदी दर्जनों अन्य नदियों से जुड़ जाती है। जब ये चलते चलते क्या करता है, दर्जनों अन्य नदियों, दर्जन का मतलब होता है 12, एक दर्जन का मतलब होता है 12 गो नदियों से जुड़ जाता है। गंगा नदी
अन्य नदियों से जुड़ जाती है क्योंकि यह दक्षिण की ओर बहती है। अब ये दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से निकलती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका सीमांत उत्तरी पूर्वी में, तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये निकलती है और इसमें यमुना नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल हो जाता है। इसमें गंगा नदी में कौन कौन नदी शामिल होता है? यमुना नदी, घाघरा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं गंगा रिवर के बारे में। ये पटना का ये है, पटना वाला। ठीक है, वाराणसी घाट है, कलकत्ता में भी आता है, इलाहाबाद में भी है, कानपुर में भी है, हरिद्वार, देवप्रयाग है, ऋषिकेश तक यहाँ से देख रहे हो, यही इसका है इंडिया में, इतना ही दूर तक ये रहता है। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बारे में बताता है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर के बहता है। ये किस किस राज्य से बहता है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के कौन नदी बहता है? ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। उद्गम का मतलब होता है कि जहाँ से वो निकल करके आता है उसको हम उद्गम स्थल बोलते हैं। जहाँ इसे यरलूड तसडंपो कहा जाता है। ठीक है, यानी उस भाषा में उसको बोला गया है यरलूड तसडंपो कहा जाता है। ठीक है, वहाँ उस भाषा में। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है और तिब्बत से बहते हुए सबसे पहले क्या करता है? पूर्वी भाग भारत का अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर ये सबसे पहले प्रवेश करता है। तुमको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। उसी तरह से पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यह प्रवेश करता है। ठीक है, असम घाटी में बहते हुए से ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। यानी असम घाटी में इसे जो है, ये देखो भारत का अरुणाचल प्रदेश प्रवेश, असम घाटी बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, यानी अपने देश में आता है इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वही बांग्लादेश में ये प्रवेश करता है इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, पद गंगा से संगम के बाद, यानी पद गंगा, उसके बाद ये गंगा में संगम होता है। संगम का मतलब होता है मिलन। बाद इनकी जो होती है संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलता है तो गंगा में मिलने के कारण इसे हम मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। आज क्वेश्चन आया था तो शायद 4 की 5 क्लास में कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ रहता है? तो सुंदरबन डेल्टा में रहता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। अभी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है, तुमको पिक्चर दिखा दे कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा किस तरीके से बनता है। ये देख रहे हो ना, ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित देख रहे हो? ये घुमाव जो पड़ाव जो देखते हो, यही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। अलग अलग जो तुम देख रहे हो फोटो यहाँ पर, यही घुमाव जो होता है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें ये जो देख रहे हो ये सब जो सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन जंगल है, यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर सब स्थित रहता है। बहुत सारे वीडियो यहाँ का वायरल हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये देख रहे हो नदियों के डेल्टा का आकार बदलने के लिए कौन है जिम्मेदार, देख रहे हो? तो ये आकार बदल करके कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से भाग रहा है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण इस तरीके से करता है। सुंदरबन डेल्टा ये देख रहे हो, जंगल भी है और बगल से ये देख रहे हो नदी का छोर है, कहीं इधर घूम रहा है कहीं इधर घूम रहा है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण इस तरीके से करता है। समझ में आ गया? अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाता है, यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी का पिक्चर तुम देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है तो देखो, सबका पिक्चर देखते हुए चलो। ठीक है, देखो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। अब तुमको ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले पिक्चर देख लो कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी पड़ता है। बंगाल की खाड़ी अगर तुम देखो तो हिंद महासागर यह पड़ता है बंगाल की खाड़ी, कोलकाता के बगल में। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी का पूरा पिक्चर है, यहीं में जा करके मिल जाता है। ठीक है, इस तरह के पिक्चर सब तुमको मिलेगा बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, यहाँ पर ये इसमें भी दिया हुआ है, बेंगलोर है, यहीं पर जा करके मिल जाता है। ठीक है, अगर भारत के नक्शा में देखो तो पूरा नदी के बारे में दिया है, कौन नदी कहाँ पर रहता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है इसमें पिक्चर में दे रहा है कौन कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा भी बहुत सारा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कॉपी करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। एक मिनट यहाँ से ना। ठीक है,
एक मिनट इसको जूम कर देते हैं, अपने हो जाएगा। देखो इसमें जो है महानदी, पेनार, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी वगैरह सब इसमें आ रहा है, ठीक है। कृष्णा, ताम्रपाली, हुगली, ये सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बंगाल की खाड़ी में इतने सारी नदी का जो होता है मिलन होता है। वहां पर ब्रह्मा की गोद में रेखा का विलय कब तक हुआ, ये ट्रिक दिया हुआ, ठीक है। वहां पर ब्रह्मा की गोद में रेखा का विलय कब तक हुआ, महा पर मतलब महानदी, पर मतलब पेनार, ब्रह्मा की गोद मतलब ब्रह्मपुत्र ब्रह्मणी, ठीक है, की गोद मतलब गोदावरी, गोद मतलब दामोदर, में का नहीं है, रेखा मतलब स्वर्ण रेखा, का मतलब कावेरी, विलय मतलब बैतरणी बैगाई, कब तक मतलब कृष्णा, तक मतलब ताम्रपानी, हुआ मतलब हुगली। इस तरीके से इसका ट्रिक दिया हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी में इतने सारी नदी का गिराव होता है, बंगाल की खाड़ी में इतने सारे नदी का गिराव होता है। अभी हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सापो, अरुणाचल प्रदेश में डी तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पदा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा करके मिलती है। यानी इतना पॉइंट तुमको ध्यान करना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह बांग्लादेश की सीमा में जब ये जाता है तो जमुना के नाम से बहने लगता है, ठीक है। दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पदा के साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाता है, ठीक है। अगला है सुबनसिरी, तीस्ता, तोसरा, लोहिया, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। पूछेगा ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन कौन है, तो यही नदी सब ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी के बारे में पूछता है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से यमुना नदी के किनारे कौन है, दिल्ली है। गंगा नदी के किनारे कौन है, पटना है। उसी तरीके से पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन है, तो डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी। सबसे ज़्यादा गुवाहाटी के बारे में ऑप्शन में रहता है, ठीक है। गुवाहाटी के बारे में जानता होगा लोग सब, लुधियाना, गुवाहाटी, पंजाब, सूरत कमाने के लिए जाता है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई जो है वो 38 मीटर है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई कितनी है, 38 मीटर, 3 8 11, 3 8 11, ठीक है। 11 का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है। तो 11 याद रखना, 3 8 11 मतलब 38 मीटर। यानी अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करें तो 124 होगा, 124, है ना, याद रखो। वर्मा जी 11, 124 फीट, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर को तो बन जाता है। ये पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई कितनी है, 38 मीटर तथा अधिकतम गहराई 120 मीटर है। यानी कम से कम गहराई, औसत गहराई है उतना, लेकिन अधिकतम गहराई 120 मीटर है। अधिक से अधिक गहराई 120 मीटर है, 380 फीट। प्रायः भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। देखो नदी के नाम में तुमको हिंदी और संस्कृत में प्रॉब्लम होता है कि गंगा को नदी है तो स्त्रीलिंग है, कावेरी को नदी स्त्रीलिंग है, यमुना को नदी स्त्रीलिंग है, सरस्वती को नदी स्त्रीलिंग है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा नदी है जो स्त्रीलिंग ना होकर के ये ब्रह्मा का पुत्र होता है, जिसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र, और ये स्त्रीलिंग ना होकर के एकमात्र ऐसा नदी है जो पुल्लिंग है। अगर कहीं कहीं से क्वेश्चन तुमको पूछ दे कि इंटरव्यू में कि कौन ऐसा नदी है जो स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है, 99% नदी जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, लेकिन एक ही नदी है जो स्त्रीलिंग है। रे चिंटू, एक ही नदी है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का मतलब अर्थ याद रखना, ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र का मतलब ब्रह्मा का पुत्र जो होता है उसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और कभी भी याद रखो, थोड़ा सबके हिंदी संस्कृत में काम आएगा। नदी के नाम पूछेगा, कावेरी कौन नदी, कौन स्त्रीलिंग है, कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है। आंख मूंद करके सब नदी के नाम में 90% नदी जो होता है स्त्रीलिंग होता है। 5 से 7% ऐसा नदी है जो पुल्लिंग होता है, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी है और अकेला ये नदी आता है। समझ में आया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत चीन में देख रहे हो, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश से सब में जा करके यहाँ से ये जो मिलता उलता आता है, और ब्रह्मपुत्र भारत में भी मिलता है, ठीक है। अभी हम अपने पॉइंट पर चले, उससे पहले वो चीज़ देखा था, रागा नदी कहाँ पर है, सभी नदी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें ये सारे नदी सब जो देख रहे हो ना, गंगा यहाँ पर है, पद्मा, जमुना, चादापुर, पद्मा, मेघना, भैरव, बराक नदी, सुरमा, गुवाहाटी यहीं पर पड़ता है। तो गुवाहाटी जो देख रहे हो ना, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है।
ये धनश्री, मंजली, लोहिती, बुढ़ी सब नाम है, नदी का नाम है, ठीक है। तो ज़्यादातर नदी जो होता है ये सब जो होता है स्त्रीलिंग कैटेगरी में आता है। अभी हम चलते हैं अगला पॉइंट पर। यहाँ तक पूरा नदी के बारे में हम क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। अभी इतना ही पॉइंट को हम समझाएं, इतना से लेकर के इतना पॉइंट को अभी तक हम समझाएं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियाँ है, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव है। मरुस्थलीय में रेत फैला, मरुस्थल में रेत ही रेत होगा। उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहत भौगोलिक इकाई है, ठीक है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये चारों बगल से घिरा हुआ है, जिसका नाम दिया गया है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आता है। इसमें कौन कौन है? भारत के पड़ोसी देश पूछेगा। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब भारत के पड़ोसी देश है। भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश है, जो इसके चारों बगल से घिरा हुआ है। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा। खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला तथा बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था, ठीक है। यानी इस पहाड़ी को छोड़ करके बाकी सब पहाड़ी इसको पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। अभी सब तो करता नहीं, तो भारतीय के लिए हिमालय पर्वत क्या किया? हिमालय पर्वत के बारे में एक पोयम भी लिखा गया है कि खड़ा रहे हिमालय, और अगर हिमालय पर्वत हमारे इधर से नहीं रहता तो हम लोग जो था दह जाते, ग्लेशियर आ जाता ज़्यादा, ठीक है, पहाड़ी पानी ज़्यादा आ जाता, दह जाता। तो हिमालय जो है पर्वत जो है अड़ग खड़ा है और भारत की सुरक्षा में, यानी भारत की सीमा को अकेला सुरक्षा करके रखा हुआ है। और ग्लेशियर वगैरह जो ज़्यादातर ग्लेशियर वगैरह सब आता है उसको रोकने में यह काम करता है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते हुए जाता है, ठीक है। एक मिनट देख लेते कहीं गड़बड़ा ना जाए। हाँ, यहीं से, ठीक है। तो ये क्या करता है? इम्फाल तक यात्रा करते हुए क्या करता है? जाता है। तो इसको पॉइंट के हम अभी पहले डिस्कस कर ले, ठीक है, इस पॉइंट को। तो ये भारत का क्या करता है? इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएगा। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है, और भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। यानी इसका फैलाव जो है 7,517 किलोमीटर तक है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन भी पाया जाता है। अब भारत एवं उसके पड़ोसी देश में देख लो, तो भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें तो आप देखें कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। चलो मैप को पहले दिखाते हैं, क्योंकि मैप तुमको ध्यान करेगा, मैप से तुम बढ़िया से पढ़ लोगे। देखो ये मैप है, अगर तुम मैप के अनुसार से देखो तो ये अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर तिब्बत है, चीन है, नेपाल है, ओकरा बाद म्यांमार है, ये भूटान है, बांग्लादेश है, देख रहे हो पड़ोसी देश सबको, ठीक है। ओकरा बाद बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर हिंद महासागर भी आता है, श्रीलंका भी आता है। तो इस तरीके से इसका जो अगर तुम देखो तो ये जो है इसका क्या है? इसका पड़ोसी देश के अनुसार से नाम दिया गया हुआ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी है। तो श्रीलंका और मालदीव क्या है? हिंद महासागर में है। और देखो पिक्चर में भी तुम देखो, श्रीलंका को देखो और ये देखो, श्रीलंका यहाँ पर आया, ये श्रीलंका है और इसी के बगल में मालदीव होगा कहीं पर, ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। इसमें मालदीव के बारे में नहीं दे रहा है, यहीं पर अगल बगल में ये है। तो ये क्या है? हिंद महासागर में स्थित है। और यहाँ से क्या करता है? समुद्री मार्ग के द्वारा हम जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं शिप से, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसिंधी द्वारा अलग हुआ है।
श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जब हुआ ना, तब जाकर के श्रीलंका, देख रहे हो, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि हुआ, तो पाकिस्तान जल संधि के अनुसार से इसको क्या किया, जल संधि हुआ, उसी समय इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता बना हुआ है, राम सेतु। ठीक है, तो वही राम सेतु जो है यहाँ पर जो है बना हुआ है। ठीक है, श्रीलंका में। ठीक है, तो यही आसपास में राम सेतु बना हुआ है। वही राम सेतु जो है तमिलनाडु के राम सेतु बना हुआ है, वहाँ से इसको कंबाइन करता था, तो इसको हटा दिया गया पाक संधि के, जब उसमें वार्तालाप हुआ कि इस तरीके के शर्त है और इस शर्त के अनुसार से इसको अलग किया जाता है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अतः क्रिया करने में बाधक है? अंतः क्रिया, हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है। यानी कह रहा है कि आपने अभी की दुनिया में आप ज़्यादातर यात्रा नहीं किए हैं, और यात्रा के अनुसार से अगर देखें तो पहले के आदमी साहब पटना, दिल्ली, मुंबई पैदल चल जाता था। दशरथ मांझी को देखो तुम, है ना, माउंट छेनी हथौड़ी ले करके, ठीक है ना, 14 किलोमीटर पहाड़ करके तोड़ दिया, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, आजकल के बच्चा के अंदर अगर जज्बा है, ठीक है, तो लड़की के पीछे न पड़ करके, ठीक है, वो मांझी बनता है। इसके पीछे एक डायलॉग भी है कि आजकल के बच्चा मजनू बनता है, लेकिन जिसको सफल होना रहता है वो मजनू नहीं बल्कि दशरथ मांझी बन करके पहाड़ छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ की तरह अपना सिलेबस को तोड़ता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आजकल के बच्चा में उतना क्षमता है, लेकिन उस अनुसार से काम नहीं कर पाता, भटक जाता है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, घड़ी है, ठीक है ना, कौन फ्री फायर है, कौन दिन गेम है, कौन दिन गेम है, और सबसे ज़्यादा भटकाने वाला है उसको लड़की, है कि नहीं। बहुत सारे लड़कियां मेकअप कर लेती है, जान सुपर क्लास में चल गया, अपने फेल किया, 2-4 लड़कों को फेल कर दिया, होता है। कारण ये है नहीं, अपने तो फेल करबे करती है, 4-5 लड़कों को फेल कर देता होगा चक्कर में, है कि नहीं। तो लड़का उस स्थिति में अगर कंट्रोल अपने आप को करता है तब जाकर के वो महान बनेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, तुम कह रहा है कि दूरी यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है, ठीक है, तटस्थ किया है। अब अंतः क्रिया के बाधक बन गया, भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किया गया, है कि नहीं। भौतिक दूरी द्वारा अगर पैदा कर दिया गया, लेकिन अगर तुम जाओ, पहले मुजफ्फरपुर कोई आदमी जाता था, ठीक है, तो 1 दिन लग जाता था, 1 दिन जाता था, पैदले पैदले जाने में लग जाता था, आने के लिए फिर दूसरे दिन है। आजकल बाइक से चल जाओ, ठीक है, आधा घंटा में 1 घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा में फिर चल जाओगे। भर दिन में 5 बजे 7 बजे तो आराम से मुजफ्फरपुर चल जाओगे, पटना तो 2-3 बजे चलिए जाओगे, है कि नहीं। इस सिलेबस से इसका सिलेबस मतलब बनाया गया है, और भौतिक दूरी के अनुसार से। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगले वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।